तो नेक्स्ट टॉपिक इन द लिस्ट इज एंड करेक्शन, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन। हमको प्रैक्टिकली एंड करेक्शन डिटरमाइन करना है, तो प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन। वी विल ओनली डिराइव फॉर वन ऑफ द टू पाइप्स, क्योंकि हमारे पास दो पाइप है, एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, एक ओपन ऑर्गन पाइप है। तो यू हैव टू पाइप्स, ओके। तो हम लोग फिलहाल एक का ही डिराइव करेंगे। वी विल फर्स्ट डिराइव फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और सेम थ्योरी विल बी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। तो हम दो पाइप्स यहाँ पे लेने वाले हैं, दोनों क्लोज्ड है, बोथ आर क्लोज्ड एट वन एंड, ओपन एट द अदर एंड। दोनों का इनर डायमीटर सेम है, क्योंकि एंड करेक्शन डिपेंड्स ऑन इनर डायमीटर, दैट इज 0.3 टाइम्स ऑफ इनर डायमीटर। सिर्फ अलग क्या है? लेंथ। व्हाट इज नॉट सेम इज लेंथ। तो एक पाइप का लेंथ और दूसरे पाइप का लेंथ, दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। फाइन, देन ये आपके पास आ गया इनर डायमीटर d। देन ऑब्वियसली इसका जो लेंथ है, कौन सा लेंथ? ट्यूब लेंथ, ये कितना है? L1। और इसका जो ट्यूब लेंथ है वो है L2। अगेन दिस इज आल्सो द सेम इनर डायमीटर d। और आपको पता होना चाहिए करेक्टेड लेंथ कैसे लिखते हो। करेक्टेड लेंथ L1 विल बी स्मॉल L1 प्लस e, और L2 इक्वल टू स्मॉल L2 प्लस e। E1 E2 नहीं लिखा क्योंकि डायमीटर सेम है, और डायमीटर पे डिपेंड करता है एंड करेक्शन। दोनों में एयर है, तो एयर का वेलोसिटी सेम होगा। तो v1 इक्वल टू n1 लैम्डा 1 एंड v2 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, बट v1 इक्वल टू v2 बिकॉज बोथ द पाइप हैव एयर। तो n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, राइट। फिर आपको याद होना चाहिए, अगर मैं दोनों को फंडामेंटल मोड ले रहा हूँ, फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी इसका n1 है, इसका n2 है। ये n1 n2 ओवरटोन्स नहीं है, ये क्या है? फंडामेंटल मोड्स। तो फंडामेंटल मोड्स में आपके पास हाफ ही लूप बनता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, यू हैव ओनली हाफ लूप। तो यहाँ से आपको करेक्टेड लेंथ मिल जाएगा। करेक्टेड लेंथ विल बी L2 प्लस e इन दिस केस, और इन दिस केस विल बी L1 प्लस e। तो ये जो करेक्टेड लेंथ है वो आपको मिल जाएगा। और अगेन करेक्टेड लेंथ यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ये क्या है? एंटी नोड। ये क्या है? नोड। नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 4। तो यहाँ पे करेक्टेड लेंथ L1 क्या होगा? लैम्डा 1 बाई 4। और यहाँ पे करेक्टेड लेंथ लैम्डा 2 क्या आएगा? क्या आएगा? चलो लेंथ बता दो। व्हाट इज लेंथ ऑफ पाइप? ये नोड है, ये एंटी नोड है। हाउ मच? लैम्डा लैम्डा 2 बाई 4। तो लैम्डा 2 बाई 4, तो L2 कितना आ गया? लैम्डा 2 बाई 4। L1 कितना आ गया? लैम्डा 1 बाई 4। व्हाट इज लैम्डा 1? 4L1। व्हाट इज लैम्डा 2? 4L2। तो N1 4L1 एंड N2 4L2। 4 4 कैंसल, तो N1 L1 इक्वल टू N2 L2। देन L1 आपको पता है, व्हाट इज L1? स्मॉल L1 प्लस e। दिस इज N2 स्मॉल L2 प्लस e। तो N1 L1 प्लस N1 E इक्वल टू N2 L2 प्लस N2 E। E को यहाँ शिफ्ट कर दो, N1 E माइनस N2 E इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1। E आउटसाइड, N1 माइनस N2 इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1। तो E इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन N1 माइनस N2। गुड। तो ये आपको मिल गया एंड करेक्शन। दिस इज एंड करेक्शन फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन के केस में सिंपल सा चेंज है, दोनों साइड पे ओपन है तो दोनों साइड पे एंड करेक्शन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2, यहाँ पे क्या आएगा? 2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा? 2, यहाँ भी आएगा 2, 2 और 2 आएगा कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सिर्फ वहां पे एक्स्ट्रा आपको डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? 2। दैट इज द ओनली थिंग यू विल सी। बाकी सब सेम, बाकी पूरा प्रोसेस सेम। और अगेन उस केस में यहाँ पे आपको 4 के पे क्या मिलेगा? 2, क्योंकि वहां पे एंटीनोड टू एंटीनोड डिस्टेंस होता है। एक एंड पे एंटीनोड है, दूसरे पे भी एंटीनोड है। दैट इज द बेसिक आइडिया हियर। क्लियर? इसके बाद एक टॉपिक हमारा कल रह गया था, दैट वाज
लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जो हमने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है क्या? याद है, n इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ t बाय m। तो वहां से 3 लॉ बनते हैं जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यू कैन राइट डाउन 3 लॉज। नंबर 1, लॉ ऑफ लेंथ। नंबर 2, लॉ ऑफ टेंशन। नंबर 3, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी या फिर लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। तो लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, तो सबसे पहला लॉ ऑफ लेंथ, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, क्योंकि यहाँ पे वेव ट्रांसवर्स वेव था। स्ट्रिंग के केस में कौन सा वेव होता है? ट्रांसवर्स। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग is inversely proportional to its vibrating length provided tension and mass per unit length are kept constant। तो मैं T और M को कांस्टेंट रखता हूं तो मुझे क्या दिखता है? N is inversely proportional to M। हो गया। The fundamental frequency of transverse vibration on a stretched string is inversely proportional to its vibrating length provided tension and mass per unit length are kept constant। लॉ ऑफ टेंशन में L और M को रखोगे कांस्टेंट, बराबर। L and M will be kept constant, तो N will be directly proportional to square root of T। क्लियर यहाँ तक? तो डिफाइन कैसे करोगे? The fundamental frequency of transverse vibration of a stretched string is directly proportional to square root of tension provided vibrating length and mass per unit length is kept constant। तीसरे केस में L और T को रखोगे कांस्टेंट, तो N is inversely proportional to square root of M। The fundamental frequency of transverse vibration on a stretched string is inversely proportional to square root of linear mass density provided T and L are kept constant। ये हो गया। इसको तुम थोड़ा सा और भी लिख सकते हो। You can actually simplify this further। N proportional to M, M is M by L, N proportional to root of L by M हो गया। लेकिन मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, लेकिन वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। कैंसल और कैंसल। लेकिन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई और रो तो कांस्टेंट ही है, तो N इज प्रोपोर्शनल टू 1/रूट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब 1/r। तो ये और एक बन गया आपके पास लॉ। ये लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी का आउटकम है। तो N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द वायर। जिस वायर को आप वाइब्रेट करवा रहे हो उसके रेडियस से इनवर्सली रिलेटेड है। रेडियस कम होगा, जितना वायर थिन करते जाओगे उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। मोस्टली कंफ्यूजन रहता है स्टेशनरी वेव्स में और फॉर्मेशन ऑफ बीट्स में, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन है किसके? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बट इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन है ही क्या? उसमें एक ही वेव था, वही जाके वापस आया। किसमें? स्टेशनरी वेव में। तो स्टेशनरी वेव में आपके पास डायरेक्शन को छोड़ के कुछ भी अलग नहीं है। फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, एवरीथिंग इज सेम, ओनली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज डिफरेंट वहां पे। और वहां पे ट्रांसवर्स वेव है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ये साउंड है, साउंड, और वो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। वो दिखता है, ये सुना जाता है। तो जब दिखता है तो आप लोकेशन फाइंड करते हो, कहाँ पे नोड बना था, कहाँ पे एंटी नोड बना था। फिर आपने सब कुछ देख लिया। नोड मतलब पॉइंट ऑफ नोड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज λ/2, टू एंटी नोड्स इज λ/2, एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड इज λ/4। फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। बीट मतलब क्या? पहली बात तो बीट्स मतलब क्या वो समझ लो। फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, व्हेन टू और मोर, मैं टू पे रिस्ट्रिक्ट कर लूंगा, मैं मोर नहीं बोलूंगा। व्हेन टू साउंड वेव्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट सेम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? स्लाइटली डिफरेंट है, बट एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। व्हेन टू साउंड वेव्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स of slightly different frequencies
but same amplitude, traveling through the same medium, interfere मतलब superimpose, then the resultant intensity of sound at a point varies between maximum and minimum periodically. हो क्या रहा है, हमारे पास दो साउंड वेव्स है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, जैसे एक का 100 हर्ट्ज है तो एक का 101 हर्ट्ज है, बट एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, दे आर ट्रैवलिंग थ्रू द सेम मीडियम एंड दे सुपर इम्पोज। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे साउंड का इंटेंसिटी वेरी करता है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब यू विल हियर लाउड साउंड एंड यू विल हियर नो साउंड, राइट, लाउड एंड फेंट बेसिकली। इस फेनोमेना को बोलते हो फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। और जहां पे लाउड साउंड सुनाई देता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, उसको बोलते हो वैक्सिंग, पॉइंट ऑफ वैक्स। और जहां पे नो साउंड या फेंट होता है उसको बोलते हो वेन। तो अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड due to superposition of two or more sound waves of nearly equal frequency is known as formation of beats. यहाँ तक क्लियर? तो बीट फॉर्मेशन में साउंड वेव है और स्टेशनरी वेव में मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। वहां पे सब कुछ सेम है डायरेक्शन को छोड़ के, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, राइट, करेक्ट। यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है फिर मिनिमम होता है, जब मैक्सिमम होता है तो बोलते हो वैक्स, जब मिनिमम होता है तो बोलते हो वेन। सो दिस अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो यहाँ पे डेरिवेशन ज्यादा सिंपल है, आपके पास दो वेव्स है, एक है y1 इक्वल टू a साइन ऑफ ω1t, एम्पलीट्यूड सेम था, फ्रीक्वेंसी सारे डिफरेंट था। आप बोलोगे ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं, तुमने देखा, सिर्फ तुमने ओमेगा को 2πn लिखा, तो 2πn1t, और y2 इक्वल टू a साइन 2πn2t। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो a साइन 2πn1t प्लस a साइन 2πn2t, 2πn2t। y इक्वल टू a निकल गया कॉमन, तो साइन ऑफ 2πn1t प्लस साइन ऑफ 2πn2t। तो y इक्वल टू साइन c प्लस साइन d, दैट इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 into cos c minus d by 2, 2πn1t minus 2πn2t by 2. Then y equal to a, और साथ में 2 को बाहर ही लिख लेता हूं मैं, तो 2a साइन ऑफ 2πt कॉमन निकाल लो, 2πt कॉमन तो n1 प्लस n2 बाय 2, n2 और 2 कैंसल नहीं करना, ये एवरेज फ्रीक्वेंसी, इसको रहने दो। तो ये गलती करना नहीं, पहले बता दिया नहीं करना है वो। कॉस ऑफ 2πt कॉमन n1 माइनस n2 बाय 2, n1 माइनस n2 बाय 2, इसको कैंसिल करना तो कर लो कॉस में, लेकिन ठीक है, आई विल मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। तो y इक्वल टू 2a, मैं कॉस को लिख देता हूँ पहले, और कॉस को पहले लिखने का एक सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो तुम्हारे पास ओरिजिनल वेव का फॉर्म होता है वही रिजल्टेंट होता है। ओरिजिनल क्या था, एम्पलीट्यूड इनटू साइन, तो फिर फाइनल क्या आएगा, एम्पलीट्यूड इनटू साइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ऑफ 2πn एवरेज t, क्योंकि n1 प्लस n2 बाई 2 इज एवरेज फ्रीक्वेंसी। ये भी चेंज है, स्टेशनरी वेव में जो फ्रीक्वेंसी दो सुपर इम्पोजिंग वेव का था वही फ्रीक्वेंसी रिजल्टेंट वेव का था। यहाँ पे जो दो सुपर इम्पोजिंग वेव का फ्रीक्वेंसी है उसका एवरेज है, फाइनल में एवरेज है वो, तो ये एवरेज है, एवरेज, दिस इज एवरेज फ्रीक्वेंसी। गुड, तो ये जो पार्ट है दिस इज व्हाट, एम्पलीट्यूड, दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, साइन ऑफ 2πn एवरेज t। अब तक मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया नहीं हाउ डज wave of beat formation looks like। तो आइडिया ये है बीट फॉर्मेशन में, पहले तो मैं एक डमी लाइन ड्रॉ कर लूंगा, दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है, क्योंकि हमने क्या बोला था, एम्पलीट्यूड शुड बी सेम, ओनली डिफरेंस इज फ्रीक्वेंसीज। तो सपोज ये हमारे पास पहला वेव है, इमेजिन दिस इज द फर्स्ट वेव,
और दूसरा वेव का एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी अलग है। फ्रीक्वेंसी अलग होना मतलब वेवलेंथ अलग होना, और आपको दिख रहा है कि क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप नहीं हो रहा है। ये दोनों वेव्स का सुपर पोजिशन होने के बाद आपके पास जो रिजल्टेंट वेव बनता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, इट बिकम्स मैक्सिमम, देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग 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 बिकम्स जीरो, एंड अगेन it starts increasing and again becomes maximum and then starts decreasing again. तो ऐसे जो पॉइंट है जहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो है, ये हो गया या फिर यहाँ पे हो गया, these are points of वेन्स, मतलब जीरो इंटेंसिटी मतलब नो साउंड। और ये जो है जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, these are points of वैक्सेस। तो जैसे नोड एंटी नोड था वैसे ही है, नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड, वेन वैक्स वेन वैक्स वेन वैक्स। तो वहां पे भी दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में एक एंटी नोड था, यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव वेन्स के बीच में एक वैक्स है, वहां पे दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में एक नोड था, यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में, एंटी नोड मतलब वैक्सेस के बीच में एक वेन है। दिस इज द आइडिया। अब वहां पे आपने फाइंड किया था लोकेशन एट विच यू गेट नोड्स एंड एंटी नोड्स। जीरो एंटी नोड कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से होता है। फिर कहाँ होता है? लैम्डा बाई 2 पे होता है। फिर कहाँ होता है? लैम्डा पे होता है। फिर कहाँ होता है? 3 लैम्डा बाई 2 पे होता है। फिर कहाँ पे होता है? 2 लैम्डा पे होता है। हर दो एंटी नोड के बीच में एक नोड था, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4, 9 लैम्डा बाई 4। ऐसा दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। वैसे वहां पे आपने लोकेशन फाइंड किए थे क्योंकि वो दिखता है। ये दिखता है क्या? ये सुनाई देता है। तो आप लोकेशन फाइंड करोगे कि टाइम के इंस्टेंस फाइंड करोगे? टाइम के इंस्टेंस। तो हमको टाइम फाइंड करना है एट विच यू विल हियर व्हाट व्हाट वैक्स और वेन। तो दोनों ही देख लेंगे। वी विल सी व्हेन आर वैक्सेस फॉर्म। वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड है कौन? 2a साइन ऑफ 2 पाई टी n1 माइनस n2 बाई 2। 2 और a तो कांस्टेंट है, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो फॉर वैक्सिंग कॉस वैल्यू मतलब 2 पाई टी n1 माइनस n2 बाई 2 शुड बी मैक्सिमम, मतलब प्लस और माइनस 1। और आपको ऑलरेडी पता है ये प्लस माइनस 1 कब होता है? कब होता है? cos ऑफ p पाई पे होता है। cos 0 इज 1, cos ऑफ पाई माइनस 1, cos ऑफ 2 पाई प्लस 1, 3 पाई माइनस 1। तो p पाई cos cos गया, तो 2 पाई t n1 माइनस n2 बाई 2। 2 को अभी मैं कर दूंगा कैंसल आउट, और इक्वल टू p पाई, पाई को भी कर दूंगा मैं कैंसल आउट। तो t इक्वल टू p अपॉन n1 माइनस n2। p की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो पहली बार जब वैक्स सुनोगे तब आ जाएगा 0। आइडिया है ही वो। तुमको नो साउंड सुनाई देता है क्या? तो वेन सुनाई देता ही नहीं है, तो सुनाई क्या देता है? अभी पहले अगर वेन बना भी होगा तो तुम मेजरमेंट तब चालू नहीं करोगे जब तक तुमको पहली बार लाउड साउंड नहीं सुनाई देता। ये है बीट फॉर्मेशन। हाँ, मैक्सिमम साउंड नो साउंड, मैक्सिमम साउंड नो साउंड, राइट। तो तो जब तक आप पहला वैक्स सुनते नहीं हो तब तक आप वेन मेजर कर नहीं सकते, क्योंकि वेन हम मेजर करते ही नहीं है, हम मेजर करते हैं वैक्स। तो लाउड लाउड लाउड, फिर दो लाउड के बीच में लो, राइट। तो पुट p इक्वल टू 1, 1 अपॉन n1 माइनस n2, 2 अपॉन n1 माइनस n2, 3 अपॉन n1 माइनस n2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड विद इट, राइट। कुछ नहीं है, p की वैल्यू सिर्फ चेंज कर रहे हो, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। so you are finding out instant of time when you have waxes. Clear यहाँ तक? Similar is for veins. तो फॉर वेन्स सिंपल केस, क्योंकि जब एम्पलीट्यूड डिपेंड ही कॉस पे करता है, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम तो वैक्स, कॉस की वैल्यू मिनिमम तो वेन। तो कॉस की वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई टी n1 माइनस n2 बाई 2 इक्वल टू 0। और कॉस की वैल्यू 0 होती है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब कॉस ऑफ 2p प्लस 1 पाई बाई 2, राइट। कॉस कॉस जाएगा, तो यू विल हैव 2 पाई टी n1 माइनस n2 बाई 2 इक्वल टू
2p प्लस 1 पाई बाई 2, 2 गया, पाई गया, तो यू विल हैव t इक्वल टू 2p प्लस 1 अपॉन n1 माइनस n2, p की वैल्यू 0, तो 1 अपॉन n1 माइनस n2। एक गलती हो गई ना, ये 2 भूल गए, ये 2 चाहिए, राइट। देन इफ यू पुट p equal to 1, 3 upon 2 into n1 minus n2, 5 upon 2 n1 minus n2, डन। क्लियर? ये तो लॉजिकल भी था, क्योंकि हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड है, हर दो एंटी नोड के बीच में एक नोड है, वैसे दो वैक्स के बीच में एक वेन है, तो तुमको तो पहले ही पता है वैक्सिंग कहाँ होने वाला है, 0 और 1 अपॉन n1 माइनस n2, तो 0 और 1 उसका मिड पॉइंट क्या होता है, हाफ, तो 1/2 दिखना चाहिए, पहला वेन 1/2 है, फिर 1 और 2 है, उसका मिड पॉइंट है 1.5, मतलब 3/2, तो दूसरा कहाँ आएगा 3/2, तो 3/2 है, फिर 2 और 3 आएगा, मिड पॉइंट 2.5, मतलब 5/2। तो आपको एक पता, तो आपको सब कुछ पता है, बाय डिफॉल्ट पता है। Now clear, right? So that's all about superposition of waves.